Good morning, students. Today we start our next topic of class 10th, agriculture. Before we start this chapter, I want to tell a short story related to positive thinking. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी, और वो कहानी है पॉजिटिव थिंकिंग से रिलेटेड। एक बार एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चे थे। अक्सर पिता शराब पीकर घर लौटता और अपने बच्चों और अपनी बीवी के साथ मारपीट करता था। सालों बीत गए और कुछ सालों के बाद जो दोनों बेटे थे उनमें से एक बेटा तो शराबी बन गया और अक्सर अपने परिवार के साथ मारपीट करता रहा, लेकिन जो दूसरा बेटा था वो शहर का एक सफल बिजनेसमैन बनके बड़े प्यार और इज्जत के साथ शहर में रहने लगा। कुछ लोगों के मन में संकोच आया कि किस तरह से एक ही परिवार में पले बड़े 2 भाइयों में इतना अंतर हो सकता है। तो सबसे पहले वो गांव में रह रहे बेटे के पास गए। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उसने कहा कि मेरे बाप की वजह से। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? तो उसने बताया कि अक्सर मेरा पापा जो पिताजी थे वो अक्सर शराब पीकर घर लौटते थे और मुझे मारते थे, मेरी माँ को मारते थे, मेरे भाई को मारते थे, और मैं भी उनको देखकर बिगड़ गया और आज ऐसा बन गया। तो लोगों के अंदर उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ गई। लोग शहर में उस बेटे के पास पहुँचे जो एक सफल बिजनेसमैन था। तो उन्होंने जाकर ये कहा कि आप आज एक सफल बिजनेसमैन है और आपका बड़ा भाई शराबी है, ऐसा क्यों? आज आप इस मुकाम पे हैं किसकी वजह से? तो उसने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, अपने पिता की वजह से। तो लोगों ने सोचा कि किस तरह एक पिता की वजह से जो बड़ा बेटा है वो तो शराबी बन गया और छोटा बेटा जो एक सफल बिजनेसमैन बन गया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने पूछा ऐसा कैसे? आपका बड़ा भाई जो है वो तो गांव के अंदर शराब पीता है, अपने बीवी बच्चों के साथ मारपीट करता है, और आप कह रहे हैं कि मैं अपने पिता की वजह से इतना बड़ा सफल बिजनेसमैन बन गया। तो उसने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि जब मैं बचपन में देखता था कि मेरे पिताजी आते थे, शराब पीकर आते थे, मेरी माँ को पीटते थे, हमें पीटते थे, तो मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मुझे मेरे पिता के जैसा नहीं बनना है। देखिए, एक ही पर्यावरण के अंदर 2 बच्चे पलकर बड़े हुए, एक की सोच अलग, दूसरे की सोच अलग। एक नकारात्मक सोच थी जो अपने पिता की भांति रह गया, और एक पॉजिटिव थिंकिंग थी जो शहर के अंदर एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। ये छोटी सी कहानी मैंने आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर सुनाने की जो आज मैंने ज़रूरत की है, उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि कोरोना के कारण आज माइंड के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर लोग अपने माँ बाप को घर से बाहर छोड़ के जा रहे हैं। इंसान से दूर होता जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से हमें मिलना चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी की कोरोना की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ जाती है तो वो ये सोच लेता है कि मैं तो मर गया। उसका जो मानसिक स्तर है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में सकारात्मक सोच ही हमें बचा सकती है। हमें साथ देना होगा। संकट की इस घड़ी के अंदर हम सभी को एक साथ खड़े होकर इस संकट का मुकाबला करके इससे जीतना होगा, और जीतने के लिए केवल एक ही चीज़ है, वो है सकारात्मक सोच हमारी, कि हमारी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, मैं तो मर गया, मैं तो हॉस्पिटल में क्या मिलेगा? वही प्रिस्क्रिप्शन आप घर पे ले सकते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद कितने % लोग वापस आ रहे हैं, ये लोग आप देख रहे हैं। मौत का मंजर चारों तरफ है, लेकिन ऐसे मंजर के अंदर भी केवल एक सोच, वो हमारी सकारात्मक सोच जो है, वो हमें काफ़ी बड़ी मुश्किलों से क्या कर सकती है? बचा सकती है। सकारात्मक सोच के साथ जिंदा रहना है, मजबूती से खड़े रहना है और इस महामारी को हराना है। इसी उम्मीद के साथ आज हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर, जिसे हिंदी में कृषि कहा जाता है, एग्रीकल्चर एक कैसी एक्टिविटी है? एग्रीकल्चर एक आपकी प्राइमरी एक्टिविटी है। कैसी एक्टिविटी है? प्राइमरी एक्टिविटी। अब
प्राइमरी एक्टिविटी होती क्या है? देखो हर एक क्वेश्चन का एक आंसर होता है। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है? द एक्टिविटी विच डिपेंड अपॉन नेचुरल फैक्टर फॉर प्रोडक्शन दैट इज नोन एज प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी वह गतिविधि जो प्रकृति के ऊपर प्रत्यक्ष तौर पर क्या होती है, निर्भर होती है उत्पादन के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। स्टिल more than 50% of our population dependent on agriculture for its livelihood। आज 50% से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कृषि से अपना जीवन यापन कर रही है। ये भी आपको क्या करना चाहिए? पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर जो है वो क्या कर रही है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या कर रही है? प्रोड्यूस कर रही है। तो ये कुछ एग्रीकल्चर के बारे में था कि एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। बिसाइड्स फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। नाउ कम टू द पॉइंट दैट व्हाट इज एग्रीकल्चर। डियर स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर इज अ इंग्लिश वर्ड। एग्रीकल्चर जो है आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो लैटिन लैंग्वेज के 2 वर्ड से ऑरिजिनेट हुआ है। कौन कौन से हैं? एगर एंड कल्चर। एगर और एग्री एंड कल्चर। एगर और एग्री का जो अर्थ होता है यहाँ पर होता है सॉयल, और कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट द आर्ट ऑफ सॉयल कल्टीवेशन इज एग्रीकल्चर, बट इट इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की ये कोई कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। एग्रीकल्चर it is a primary activity। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर मीन्स द आर्ट ऑफ सॉइल कल्टीवेशन, रेजिंग क्रॉप्स, पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड रेयरिंग लिव स्टॉक। दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर केवल सॉइल कल्टीवेशन ही नहीं, सॉइल कल्टीवेशन के साथ आप रेजिंग क्या कर रहे हैं? क्रॉप्स कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं। ये सारी एक्टिविटीज आज किसके अंदर इंक्लूड है? मॉडर्न एग्रीकल्चर के अंदर क्या है? इंक्लूड है। सो इट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। इट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। द नेक्स्ट टॉपिक of your chapter is types of farming। types of farming, एक एक करके हम जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है उसके बारे में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो यहां हम टॉपिक लिख देते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब देखिए इंपोर्टेंटली क्या है? सबसे पहले आता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। विच फार्मिंग? सबसिस्टेंस फार्मिंग। और फिर क्या आता है? कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग। अब आगे चलकर सबसिस्टेंस फार्मिंग के भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं। फर्स्ट आता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड देन इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। And in the commercial farming, the plantation is also the part of plantation farming is also the part of commercial farming. So this is the types of farming, and let us start with the primitive subsistence farming। सबसे पहले जिस फार्मिंग के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम क्या है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। पूरे वीडियो लेक्चर को बड़े ध्यान से आपको क्या करना है? देखना है। एनसीईआरटी से आपको क्या करना है? इस चैप्टर को रीड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सबसे पहले समझिए कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती क्या है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द फार्मर ग्रो क्रॉप्स ओनली फॉर हिज फैमिली कंजप्शन। इस प्रकार की खेती के अंदर किसान केवल अपने परिवार के लिए क्या करता है? फसलों का उत्पादन करता है। ये आपको सबसे पहला आपकी ये डेफिनेशन है। व्हाट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग? इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द फार्मर ग्रो क्रॉप्स ओनली फॉर हिम एंड हिज फैमिली कंजप्शन, दैट इज नोन एज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन अ फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया, and
The main features of this type of farming is that it practices on the small patches of land. ये सबसे पहला फीचर है कि ये जो प्रैक्टिस होती है स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड. सेकंड, लेस प्रोडक्शन या लो प्रोडक्शन. इसके अंदर जो उत्पादन होता है वो काफ़ी क्या होता है, कम होता है. इरिगेशन के लिए टोटली डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर, डिपेंड अपॉन मॉनसून, डिपेंड अपॉन मॉनसून. इस प्रकार के एग्रीकल्चर के अंदर इरिगेशन जो पर्पस पूरा किया जाता है वो बच्चों कहाँ से किया जाता है, टोटली हमारी जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है वो मॉनसून के ऊपर क्या रहती है, डिपेंड रहती है. इसके अंदर प्रिमिटिव टूल्स का यूज किया जाता है. प्रिमिटिव टूल्स लाइक हाउ, डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स. ये पारंपरिक जो औजार होते हैं उनका क्या किया जाता है, इसके अंदर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है. ये इसके अंदर कोई भी मैन्योर या फर्टिलाइजर का क्या नहीं होता है, यूज नहीं होता है. ये सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी, सॉइल की जो क्या होती है नेचुरल फर्टिलिटी होती है उसके ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है. तो ये सारे किसके फीचर हैं, ये सारे के सारे आपके प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग के फीचर हैं. आज भी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग की जाती है और जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो हमारे इंडिया के अंदर कौन सी फार्मिंग करते हैं, जो हमारी प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है ये करते हैं. लेट अस रिवाइज अगेन. What is primitive subsistence farming? Primitive subsistence farming means when the farmer grow crops only for his family consumption, that is known as primitive subsistence farming. In this type of farming is practiced on the small patches of land. Low production, it means no surplus production. No surplus production is the another feature of the primitive subsistence of farming. यहाँ पर हमें इरिगेशन के लिए टोटली एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है जिसको हम क्या कहते हैं, मॉनसून. क्या कहते हैं, मॉनसून. नेक्स्ट, इसके अंदर प्रिमिटिव टूल्स का यूज किया जाता है, हाउ, डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स. और इसमें जो सोइल की नेचुरल फर्टिलिटी होती है उसके ऊपर क्या रहना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है. तो ये सारे बेसिक फीचर है किसके, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग के. नेक्स्ट, इसी प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर. बड़े ध्यान से आपको ये देखना है कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन और द शिफ्टिंग कल्टीवेशन. अब क्या होती है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कैसे हम इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. तो मैं आपको एक थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं. ये मान लेते हैं एक फॉरेस्ट है. क्या है, फॉरेस्ट. यहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपके क्या है, वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं. ओके. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल द फार्मर कट डाउन द ट्रीज. सबसे पहला जो स्टेप है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का, उसमें A small patch of land is cleared by the farmer, cut down the trees and burnt them. सबसे पहले कट किया जाता है, फिर उसको क्या कर दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है. अब एश प्लस सॉइल को क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है ताकि सॉइल फर्टिलिटी को क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके. आफ्टर 1 or 2 years, ओके, एश प्लस सॉइल को मिक्स करने के बाद स्कैटर द सीड्स एंड आफ्टर मॉनसून द फार्मर गेट क्रॉप फ्रॉम दिस पैच ऑफ लैंड. सो इट इज द सिंपल प्रोसेस बट इट इज़ वेरी लेबोरियस. इसमें काफ़ी लेबर कंज्यूम होता है कि सबसे पहले फार्मर को पेड़ों को काटना पड़ता है, फिर उन्हें जलाना पड़ता है, फिर राख और मिट्टी को आपस में मिलाना पड़ता है ताकि सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जा सके. फिर सीड्स को स्कैटर्ड करके और मॉनसून रेन के बाद फिर क्या ले ली जाती है, फसल ले ली जाती है. बट आफ्टर 1 or 2 years, 1 से और 2 साल के बाद, व्हेन द फर्टिलिटी ऑफ दिस लैंड बिकम लेस, then the farmer move to the next place and the practice same process. This kind of agriculture is known as shifting agriculture. So what is shifting agriculture? A form of agriculture. It is also a form of agriculture in which an area of ground is cleared of vegetation and cultivated for a few years, 1 year, 2 year, 3 years,
एंड देन अबेंडेंड, उसको क्या कर दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है। 2 से 3 साल के बाद इस एरिया को खाली छोड़ दिया जाएगा for a new area until its fertility has been naturally restored. It's said to be shifting agriculture. अब इसको 2 से 3 साल के बाद खाली छोड़ दिया ताकि ये नेचुरल प्रोसेस से क्या कर सके, अपनी फर्टिलिटी को रिगेन कर सके। इस टाइप के एग्रीकल्चर को हम किस नाम से जानते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और व्हाट is slash and burn cultivation. The next point is very important related for NTSC examination and for MCQs. हाँ, तो कौन कौन से नाम है, अब स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के डिफरेंट नेम्स हैं इन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के अलग अलग भागों के अंदर एग्रीकल्चर, जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, इसका नाम क्या है, अलग अलग है। तो वो कौन कौन से नाम है, सबसे पहले हम बात करते हैं झूमिंग। ये आपका किसका नाम है, ये आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का नाम है झूमिंग। इसको नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में कहा जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर झूमिंग क्या कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है मिल्पा, ये नेम है, ये कंट्री है। नेक्स्ट क्या आता है, मिल्पा। मिल्पा कहाँ पर कहा जाता है, मैक्सिको, ये भी आपको ध्यान रखना है, मैक्सिको। उसके बाद एक नाम आता है रोका। रोका कहाँ पर कहा जाता है, ब्राज़ील। कहाँ पर कहा जाता है, ब्राज़ील। एक आता है कोनुको। कोनुको, कोनुको कहाँ पर है, वेनेजुएला। कहाँ कहा जाता है, वेनेजुएला के अंदर कोनुको कहा जाता है। मसोले, मसोले कहाँ कहा जाता है, मसोले कहा जाता है आपका सेंट्रल अफ्रीका के अंदर। कहाँ पर कहा जाता है, सेंट्रल अफ्रीका। लदांग, लदांग कहाँ पर कहा जाता है, लदांग आपका इंडोनेशिया में। कहाँ पर कहा जाता है, इंडोनेशिया के अंदर क्या कहा जाता है, लदांग। और उसके बाद आपका रे जो नाम है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का, वो कहाँ कहा जाता है, वियतनाम। कहाँ कहा जाता है, वियतनाम। एक और इम्पोर्टेंट है छेना। छेना कहाँ कहा जाता है, श्रीलंका के अंदर। कहाँ कहा जाता है, श्रीलंका। These are the various names of shifting agriculture in the different parts of the world. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। जो बच्चे NTSC की तैयारी कर रहे हैं उनको इनके नाम टिप्स पे होने चाहिए, तो ये आप लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। झूमिंग नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मिल्पा मैक्सिको, रोका ब्राज़ील, कोनुको वियतनाम, यहाँ पर सी भी लिख सकते हो, एंड मसोले सेंट्रल अफ्रीका, लदांग इंडोनेशिया, Vietnam, Ray and Chena, Sri Lanka. These are the various names of shifting agriculture in the different countries of the world. ये आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिफरेंट नेम्स का रिलेटेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के किन किन क्षेत्रों में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का क्या क्या नाम है। तो ये प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन जो है, ये बेवर और धैया, ध्यान से सुनना है, बेवर और धैया, ये आपकी कहाँ कही जाती है, मध्य प्रदेश के अंदर। अब पहले तो हमने सीखा कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इसका क्या नाम है, अब हम सीख रहे हैं कि भैया इंडिया के अंदर जो डिफरेंट स्टेट्स है उसमें इसके क्या क्या नाम है। तो बेवर और धैया कहाँ कहा जाता है, मध्य प्रदेश के अंदर। पोडू और पेंडा, पोडू और पेंडा, ये आपका कहाँ कहा जाता है, एपी, आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पर कहा जाता है, आंध्र प्रदेश। ये भी आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। पामा दामी और कोमान, अगर बात करें पामा दाबी कोमान, ये आपका कहाँ कहा जाता है, ओडिशा में। कहाँ कहा जाता है, ओडिशा के अंदर। पामादाबी, कोमान और ब्रिंगा, ये सब आपके कहाँ कहा जाते हैं, ये आपके ओडिशा के अंदर कहा जाता है। कुमारी, कुमारी आपका कहाँ कहा जाता है, वेस्टर्न घाट्स। कहाँ पर कहा जाता है, वेस्टर्न घाट के अंदर। जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या प्रिमिटिव टाइप की जो एग्रीकल्चर है उसका नाम है। अगर बात करें वॉलरे और वॉल्ट्रे, वॉर्ले और वॉल्ट्रे, ये आपका कहाँ कहा जाता है, राजस्थान के अंदर। कहाँ कहा जाता है, राजस्थान, जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है राजस्थान का। खिल, खिल अनदर नेम जो हिमालयन बेल्ट के अंदर है। कहाँ पर है, हिमालयन बेल्ट के अंदर खिल कहा जाता है। कुरवा, नेक्स्ट आपका क्या है, कुरवा,
कुरवा कहाँ पर है आपका? झारखंड के अंदर है। कहाँ पर है बच्चों? झारखंड। ये डिफरेंट नेम्स है प्रिमिटिव एग्रीकल्चर के, और जो झूमिंग है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर है। एक बार फिर से हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग के डिफरेंट नेम्स हैं, जिसको हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। तो बेवर और धैया ये मध्य प्रदेश के अंदर कहा जाता है, पोडू और पेंडा आंध्र प्रदेश के अंदर, पामादाबी, कोमान और ब्रिंगा ओडिशा के अंदर, कुमारी कहा जाता है वेस्टर्न घाट के अंदर, वार्ले और वोल्ट्रे राजस्थान के साउथ ईस्टर्न पार्ट के अंदर कहा जाता है, खिल हिमालयन बेल्ट के अंदर, और जो आपका कुरवा है ये कहाँ कहा जाता है? झारखंड के अंदर। और नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया है वहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है? वहाँ पर इसको दिया गया है नाम झूमिंग। क्या कहा जाता है? झूमिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट जो फीचर है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का, इसके अंदर जो लेबर आती है, लेबर कहाँ से आती? फैमिली से आती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो सारा काम होता है वो किससे होता है? फैमिली मेंबर के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर कोई सरप्लस क्या नहीं होता है? प्रोडक्शन नहीं होता है। सो डियर स्टूडेंट, अभी हमने क्या सीखा है? प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग को कंप्लीट हमने उसके फीचर सीखे हैं, हमने स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के बारे में सीखा है, हमने ये भी सीखा है कि इसके जो नेम्स हैं वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर, अलग अलग कंट्रीज के अंदर क्या है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग जो आज हम करने वाले हैं वो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कौन सा है? इंटेंसिव। सेकंड जो हम पार्ट सीख रहे हैं वो है आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे जरूरी चीज, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती क्या है? जहां पर लैंड तो क्या होती है? लिमिटेड। लैंड क्या होती है? लिमिटेड। और जो पॉपुलेशन है उसका प्रेशर क्या होता है? हाई होता है। हाई प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? What is intensive subsistence farming? क्या है? This type of farming is practiced in areas of high population pressure on land. तो सबसे पहला जो मैंने अभी आपको यहां पर बताया कि लैंड तो लिमिटेड है लेकिन उसके ऊपर प्रेशर काफी ज्यादा है पॉपुलेशन का। यही कारण है कि सेम लैंड से दो या दो से ज्यादा क्या ली जाती है? क्रॉप्स आपकी क्या ली जाती है? ईयर के अंदर प्रोड्यूस की जाती है। ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टाइज where the high pressure of population over the limited land, that is known as intensive subsistence farming। ये आपका कौन सा फार्मिंग है? इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। इसके अगर फीचर्स याद करें तो ये कैसी है? लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है। कैसी फार्मिंग है? लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। इसमें मोस्टली जो वर्क होता है बाय द हैंड्स होता है, इसलिए इसके अंदर श्रम प्रधान खेती है। इसके अंदर काफी ज्यादा क्या होता है? लेबर की क्या होती है? जरूरत होती है। हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स, हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स की इसके अंदर क्या होती है? जरूरत होती है। क्योंकि दो या दो से अगर ज्यादा हमें क्या लेनी है? फसल लेनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बायोकेमिकल का क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर और क्या होता है? इरिगेशन। इरिगेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास केवल 4 मंथ्स होते हैं। किसके लिए बेटा? हमारे केवल मॉनसून पीरियड, हमारा जो एडवांसिंग मॉनसून पीरियड है वो जून से सितंबर तक चलता है। इसलिए हमें यहाँ पर किसकी जरूरत है? इरिगेशन की क्या होती है? ज़्यादा जरूरत होती है। अब देखिए, लैंड होल्डिंग्स काफ़ी क्या हो गई? स्मॉल हो गई है। कैसे हो गई है? राइट टू इनहेरिटेंस की वजह से। अगर मैं बात करता हूँ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करता हूँ, तो मान लेते हैं एक फैमिली है और उस फैमिली में कितने मेंबर हैं? 4 मेंबर हैं। एक हो गया हस्बैंड, हो गया वाइफ, हो गया और उनके 2 क्या हो गए? मेल बच्चे हो गए। ठीक है। इस परिवार के पास मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एकड़ लैंड है। अब फादर के पास
9 एकड़ लैंड है। अब 2 बच्चों में बट गई तो कितने हो गए, 4.5 और 4.5। उसके बाद फिर उनका फैमिली क्या होगा, आगे बढ़ेगा, फिर किसका लैंड डिवीजन होगा, लैंड का डिवीजन होगा। इस राइट टू इनहेरिटेंस की वजह से जो लैंड होल्डिंग्स है वो क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, स्मॉल होती जा रही है, जिसके कारण से जो प्रेशर है पॉपुलेशन का वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इसलिए यहां पर ग्रो टू एंड मोर देन 2 क्रॉप्स इन ए ईयर, इसलिए एक साल में क्या किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा 2 या 2 से अधिक फसलों का क्या किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। लैंड होल्डिंग स्मॉल होने का सबसे बड़ा कारण है राइट टू इनहेरिटेंस, जिसकी वजह से मैंने अभी आपको बताया कि एक परिवार में 9 एकड़ जमीन, फिर उसके 2 बच्चे, फिर उन दोनों बच्चों के आगे संतानें, फिर उनके आगे संतानें, इस तरह से जो लैंड होल्डिंग्स है उनका साइज काफी क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, जिसके कारण से लिमिटेड लैंड से ज्यादा आउटपुट लेने के लिए 2 या 2 से अधिक फसलें हमें क्या करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है, जिसके कारण एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर प्रेशर क्या होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सो दिस इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये आपकी कौन सी फार्मिंग है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। एक बार फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूं, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टाइज्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इट इज ए लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। कैसी फार्मिंग है, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। इसके अंदर प्रोडक्शन काफी क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स का क्या किया जाता है बच्चों, यूज किया जाता है। Though the right of inheritance leading to the division of land among successive generations has rendered land holding size uneconomical। लगातार right to inheritance की वजह से जो लैंड होल्डिंग्स हैं उनका साइज क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, जिसके कारण से वो छोटी जो लैंड है वो अनइकोनॉमिकल हो रही है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि छोटी छोटी लैंड के ऊपर ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए क्या किया जा रहा है, ज्यादा उसके अंदर बायोकेमिकल्स का क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, जिसके कारण से जो प्रेशर है एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस व्हाट इज एग्रीकल्चर, what are its types, and we discuss in detail about the subsistence farming and then its 2 parts, the primitive subsistence farming and intensive subsistence farming। जय हिंद, जय भारत।